जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? जो कि एक सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन को, जो हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। तो उसको अगर हम मॉडिफाई कर दें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। चलें जी, हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स ये क्या है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मोनोसेक्राइड्स? ये बच्चे, जो मोनो है, मोनो का मतलब होता है वन, और सेक्रोन का मतलब होता है शुगर, यानी कि वन शुगर। अब ये कोई मतलब नहीं बनता अगर हम इसको, ये तो लिटरल मीनिंग है। साइंटिफिकली अगर हम इसको कहें तो हम कहेंगे ये एक सिंपल शुगर है, सादा सी सिंपल शुगर है, जो कि क्या होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। टेस्ट के अंदर क्या होती है, मीठी, और इजीली सोलबल होती है। यानी कि अगर हम इसको पानी में, दूध में, किसी और चीज़ में, पोलर सॉल्वेंट में इसको डालेंगे तो ये इजीली क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। हल पजीर है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम कहें कि मोनोसेक्राइड को तोड़ के कुछ और चीज़ बनाई जा सकती है, ग्लूकोज वगैरह, तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि ये सिंपल होती है। वन शुगर, इसके अंदर एक ही मालिक्यूल होता है, और एक को हम तोड़ेंगे तो बीच में से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जी इसको भी लिखा जाता है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। केमिकल नेचर की अगर हम इसकी बात करें तो क्या है, केमिकली ये दो तरह की मौजूद होती है। एक को बोला जाता है एल्डो शुगर, और दूसरी को कहा जाता है कीटो शुगर। एल्डो और कीटो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इनके बारे में पता होगा कि जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो वो एल्डो ग्रुप होता है, और जिसके साथ कीटो ग्रुप हो वो कीटो कंपाउंड होता है, या जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसको कीटो और एल्डो रिस्पेक्टिवली कहेंगे। तो ऐसी ग्लूकोज जिसके अंदर एल्डो ग्रुप मौजूद होता है। एल्डो ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ओ और एक हाइड्रोजन मौजूद होती है। ये तीनों को क्या बोला जाता है, एल्डो ग्रुप। और कीटो ग्रुप में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरा उसके साथ कार्बन ही होता है। तो ये कीटो ग्रुप की पहचान है। एल्डो ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे मौजूद होता है, और जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा सेकंड कार्बन पे मौजूद होता है। एल्डो ग्रुप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर एल्डो ग्रुप होता है उसको हम कॉमनली कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटो ग्रुप जिसके अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये थी इसकी सारी केमिकल नेचर, एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने जिस तरह ये पूछा जाए आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन पे। ये मैंने पेज को पहले इसलिए कवर किया हुआ था ताकि आप देख के घबरा ना जाएं कि ये सारा क्या आ गया एकदम से। तो अब इसके हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन कहा जाता है ग्रोबंदी को, ग्रोबंदी, यानी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप्स हैं मोनो, ओलिगो, पोली, उसी तरीके से जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनके भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है इसकी कार्बन के हवाले से है, जिसके अंदर मिनिमम 3 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन हो सकते हैं, 7 कार्बन हो सकते हैं। जिसके अंदर 3 पाए जाएंगे उसे ट्राइओस कहेंगे, जिसमें 4 होंगे उसे टेट्रोस कहेंगे, एंड सो ऑन, ये 7 तक चलते जाएंगे। चलें जी, सबसे पहले है टेट्रोस। ये मुझसे टेट्रोस लिखा गया तो इसलिए हम पहले टेट्रोस को ही पढ़ लेंगे। ये लिखा हुआ है जी 4 कार्बन। दीज आर रेयर इन नेचर, ये बहुत कम पाए जाते हैं। अक्कर इन सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर ये पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है रेयर इन नेचर, अक्कर इन सम बैक्टीरिया। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइओस क्या होते हैं? ट्राइओस ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं। ऐसी शुगर जिनके अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं। अब 3 कार्बन ये देखें, 1, 2 और 3, ये एल्डो ग्रुप और ये क्या है, कीटो ग्रुप। हमने दोनों कंपाउंड लिख दिए। ये दोनों जो हैं जिनको बोला जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन।
ये नाम इनके ये हैं। बोथ आर इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो उसके अंदर ये पहले इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं, और जब रेस्पिरेशन होती है तब भी उसके अंदर ये इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं। पेंटोज क्या है? पेंटोज 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसको बोला जाता है पेंटोज। 5 से पेंटार, 4 से टेट्रा, 3 से ट्राई, 6 से हेक्सा, वो आगे जाके देखेंगे। पेंटोज क्या होते हैं? कॉमन इन नेचर। इसके कार्बन आपने गिन लेने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होते हैं। ये इसके अंदर क्या है? एल्डो ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये एक एल्डिहाइड शुगर है। पेंटोज जिसको बोला जाता है राइबोज, ठीक है। पेंटोज कार्बन के हवाले से, राइबोज इसका नेम है, जो कि एक शुगर होती है, पेंटोज शुगर है। जो कार डीएनए है हमारा, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए आरएनए, उनके अंदर यही राइबोज पाई जाती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी होती है और आरएनए के अंदर ऑक्सी जो है वो सिंपल राइबोज शुगर होती है। तो ये 5 कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं उन शुगर को बोला जाता है पेंटोज, कॉमन इन नेचर। और ये उसका फार्मूला आपने इसी तरीके से लिखना है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। नंबर आगे आ जाता है जी हेक्सोस। हेक्सा का मतलब है 6 कार्बन वाली। इट इज़ आल्सो ए कॉमन शुगर, बेसिक एनर्जी सोर्स है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनका बुनियादी ज़रिया क्या है? ग्लूकोज है। हमारी बॉडी जितनी भी एनर्जी हासिल करती है वो ग्लूकोज से ही हासिल करती है। जो ग्लूकोज है ये क्या है? इसका फार्मूला ये देखें जी, ये इधर हमने H नहीं लगाया हुआ, ये H लगा देते हैं ताकि इसकी बॉन्डिंग पूरी हो जाए। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन मिलके क्या बनाते हैं? हेक्सोस, और उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? इट इज़ अ बेसिक एनर्जी सोर्स है, कॉमन शुगर है, कॉमनली फाउंड। जो पौधे भी बना रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, जो हम कुछ खाते हैं वो सारा का सारा किस में तब्दील होता है? ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। जी, ये हो गए सारी इसकी क्लासिफिकेशन है एग्जॉस्ट तक। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं ज़राए, कहाँ से हासिल होते हैं। तो सोर्सेज जो हैं कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के हैं, एक फ्री हैं और एक कंबाइंड। यानी कि फ्री इंडिपेंडेंटली और कंबाइंड किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं। तमाम फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। फिग्स कहते हैं अंजीर को, अंजीर में पाए जाते हैं। ग्रेप्स अंगूरों में पाए जाते हैं। डेट्स खजूरों में पाए जाते हैं। हमारा जो ब्लड है इसके अंदर भी ये फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 0.08% होती है हमारे ब्लड के अंदर। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने याद रखनी है, आपसे पूछी जाएंगी। अब कंबाइंड स्टेट जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं डाइसेक्राइड के तौर पर। डाई का मतलब है तो 2, यानी कि जब 2 शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो वो डाई हो जाएगा, और जब ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा पॉली। पॉली का मतलब ज़्यादा और डाई का मतलब 2। नेचरली अकरिंग भी होता है। नेचरली अकरिंग कैसे होता है? बाय फोटोसिंथेसिस। जब हम तो नहीं, जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर नेचरली ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। खुद भी वो इस्तेमाल करते हैं और हमें भी दे देते हैं। और जो ऑक्सीजन है जब उनके पास एक्स्ट्रा बचती है तो वो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। और जो पानी है ये भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही बन रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो आपने बताना है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। ये जो का रिएक्शन है ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये उसकी केमिकल इक्वेशन आपने लिख देनी है। उसके बाद आगे जी, जो सनलाइट है, कितनी सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है ग्लूकोज बनाने में? यानी कि अगर हम देखें जैसे हमारे घरों में बिजली का मीटर है, कोई भी चीज़ चलाएं तो उसके हिसाब से बिजली खर्च होती है। इसी तरीके से जो सूरज है उसकी तकरीबन 717.6 1770.6 किलो कैलोरीज इस्तेमाल होती है। कितनी ग्लूकोज बनाने में? 10 ग्राम। सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने में 717.6 किलो कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं।
तो ये आपने सारी चीज़ें MCQs शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखनी है। अब ये जो हमारे राइबोज और ग्लूकोज, पेंटोज और हेक्सोज हैं, ये एक डिफरेंट करैक्टर्स भी लाते हैं अपनी बॉडी में, जिसको कहते हैं जी रिंग स्ट्रक्चर यानी कि ये रिंग बनाते हैं। पहले वाली जो हमने डायग्राम्स देखी हैं, ये वाली, ये ब्रांच्ड हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ब्रांच, और ये वाली क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर कब बनाते हैं, सोल्यूशन में। सोल्यूशन यानी कि जब इनको किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। मोस्ट ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है जी, राइबोज है, उसके बाद फिर क्या है, ग्लूकोज की हम देखेंगे जी। ये मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने पहले एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है और उसके बाद ये क्या बनाया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये आपने सिर्फ इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना भी है कि जो ग्लूकोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनती है। अब ये देखें, इसके लिए आपने सिंपल एक बात याद रखनी है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे कीटो ग्रुप है चाहे एल्डो ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप चाहे पहले कार्बन पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, जहाँ पर भी होगा उसने लिंक करना है सेकंड लास्ट कार्बन से। अब इसमें राइबोज में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5, तो ये सेकंड लास्ट कौन सा है, 4th, ये मैं लिखा हुआ 4th। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है पहले कार्बन पे, तो जो पहला कार्बन है इसने लिंक करना है 4 कार्बन के साथ। ये देखें, ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर चली जाएगी और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ होके नीचे आ जाएगा। ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये देखें, ये हाइड्रोजन ऊपर आ गई और ये जो ऑक्सीजन थी ये इधर इसके पास आ गई। ये वाले दोनों जो हैं, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नीचे आ गया। अब इसके पास जो है ये कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होगा, ये रहा CH2, ये रहा जी H2, और ये जो OH है ये किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। तो इस तरीके से जो राइबोज रिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोला जाता है राइबोफ्यूरानोज यानी कि जो राइबोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं हम राइबोफ्यूरानोज। और जो ग्लूकोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनती है। पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और इसके में चूँकि 6 कार्बन है तो इसका अटैचमेंट होगी सेकंड लास्ट कार्बन से जो कि 5वां कार्बन है। और जो इस एरो के अंदर आएंगे वो सारे कार्बन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, 1 2 3 4 5। ये देखें 1 2 3 4 5। जो रिंग स्ट्रक्चर इस एरो के अंदर नहीं आ रहा वो रिंग से बाहर होगा। ये छठा कार्बन है, ये देखें ये रिंग से बाहर है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो फंक्शनल ग्रुप जहाँ कहीं भी होगा उसने लिंक करना है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। इसी वजह से जो हेक्सोज और पेंटोज हैं ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं, टेट्रोज ट्राइओज वगैरह रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाती। अब ये देखें सिंपल, इसके अंदर भी इसी तरीके से होना है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ ये लिंक बना लेगा। ये ऑक्सीजन, ये H आ गया, ये OH आ गया, ये कार्बन 2, ये इसका H, ये OH, ये इसका H और ये इसका OH, ये इसका OH और ये H। ये वाले कार्बन के साथ ये क्या था, H आ गया इसका और ये लगा दिया जी हमने, H रह गया था इसके अंदर भी, ये इसका H आ गया। इस कार्बन के साथ चूँकि ये CH2 पूरा ग्रुप मौजूद है तो ये इसके साथ आ जाएगा CH2 और ये वाला OH इधर आ गया। लो जी, ये सिंपल सा मेथड है और आपने सिंपल 2 बातें याद रखनी है, फंक्शनल ग्रुप और इसका लिंक होना है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। अब 5 होंगे तो चौथे के साथ होगा, 6 होंगे तो 5वें के साथ होगा। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज, यानी कि जो ग्लूकोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज और जो राइबोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। लेकिन जी बच्चे, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा राइट अ नोट ऑन मोनोसेक्राइड्स तो आपने सारा यहाँ तक एज इट इज ही लिख देना है। सारे पॉइंट्स, सारी हेडिंग्स मैंने बना दी हैं, इसको अच्छी तरीके से आपने याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।